भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या? सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे? तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर
हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी पंक्चर की थी, डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम, आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा
प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा, तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। आनंदपुर गांव के जंगल में पीलू रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी और घर में ही अचार बनाने का काम करती थी। उसका पति बंटी कबूतर उसकी मदद करता था और बाकी टाइम वो ऑटो चलाता था। दोनों पति पत्नी हनुमान जी की भक्ति करते थे और उन्हें हर दिन लाल फूल और लड्डू भोग में लगाते थे। पीलू हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक टोकरी में अचार लेकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर के साथ साथ उसका ऑटो भी टूट जाता है। देखो पीलू, हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा ऑटो टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना नहीं छोड़नी है हमें। आप सही कह रहे हैं जी। जब हम सुखी थे तब तो अच्छे से भक्ति करते थे। अब थोड़ा दुख आया है तो हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब किराया, दवाई और किराने के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है जी।
चिंता मत करो, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पीलू बिना आराम किए और तरह के अचार बनाने लगती है और बंटी का ख्याल भी रखती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से हनुमान जी की पूजा किया करते थे। फिर पीलू अचार बेचने जाती थी। एक कालू कौवा पीलू की दुकान के सामने अपनी भी अचार की दुकान लगा लेता है, लेकिन वो महंगा और खराब क्वालिटी का अचार बेचता था। अचार ले लो, अचार आम के, नींबू के, आंवले के, खट्टे मीठे, तीखे अचार। ऐसे ग्राहकों को पीलू बुलाती है। वहाँ पे बबली आती है। आम का अचार कितने कितने का दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की एक बोतल है। मेरे पास तो 12 तरह की अचार है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हरी तोती वहाँ आती है। पीलू, ऐसी अचार तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। जी हरी मैडम, मैं इन्हें घर में बनाती हूँ, इसीलिए अच्छी क्वालिटी के तेल और मसाला इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार लेके देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे आंवले का आधा और मिक्स अचार 1 किलो दे दो। हाँ, मुझे आम और नींबू के 1-1 किलो। इस तरह से पीलू की अचार वहाँ के औरतों को बहुत पसंद आने लगता है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन इस बात से कालू बहुत दुखी होता है। कोई भी उसकी दुकान में अचार नहीं खरीदता था। बबली मैडम, एक अचार मेरे यहाँ से भी ले लो। नहीं भैया, आपके अचार से बदबू आ रही है। आपकी दुकान पीलू के सामने नहीं चलेगी, आप कहीं और चले जाओ। कालू गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अपनी दुकान क्यों हटाऊं? इस पीलू को यहाँ से हटा दूंगा, इसको सबक सिखाना होगा। पीलू के घर में हनुमान जी की बहुत कृपा है। बंटी जी, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब हनुमान जी के लिए भंडारा करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। चलिए हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। पीलू और बंटी हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें लाल फूल की माला भेंट करते हैं और लड्डू भोग लगाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की अचार बिकने से बहुत परेशान था। इस पीलू के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं इसके अचार को खराब कर दूंगा। रात के समय जब सो रहे थे तब कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो केमिकल का पैकेट लेकर अचार में छिड़कने के लिए जाता है और अचार में केमिकल डाल देता है। इससे बहुत तेज सड़ने की बदबू आने लगती है। पीलू और बंटी जाग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? तुम मेरे पूरे अचार को सड़ा दिए हो। कालू, तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। तू वैसे भी टूटा फूटा हुआ है, मैं तुझे और तोड़ दूंगा। फिर तू और तेरी पत्नी भीख मांगना मेरे अचार की दुकान के सामने। मैं तुम्हें कुछ रूखी सूखी रोटियां दे दिया करूंगा भीख में। कालू गुस्से में बंटी और पीलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और कालू को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसकी अपने गधा से बहुत पिटाई कर देते हैं। कालू बहुत डर जाता है। पीलू और बंटी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे भक्तों से माफी मांग जिनको तू खत्म करने वाला था। मुझे माफ कर दो पीलू, बंटी। फिर हनुमान जी कालू को जंगल के बाहर फेंक देते हैं। हनुमान जी आपकी जय हो। बेटी पीलू, तुम दोनों ने इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करने और मेरी भक्ति करना नहीं छोड़े। हर समय मुझे ही याद करते रहे और गरीबों की सहायता करने की सोचते रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी पीलू से अचार खरीदने के लिए लोग
आने लगते हैं। मुनाफा बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपनी पति को बहुत अच्छे से इलाज करवा लेती है और ठीक होने पर वो भी उसके काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी हनुमान जी के लिए भंडारा लगवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। भोपालगंज गांव के जंगल में पीलू का केलों का खेत था और वो केले सप्लाई करने का काम किया करती थी। इस बार केले की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया इसकी बिक्री होगी। मुझे तो 2 ट्रक और खरीदने पड़ेंगे और तो और खेत की रखवाली के लिए भी नया चौकीदार लगेगा। उसके पास हरिया काका चौकीदारी करता था। हरिया काका की उम्र हो चुकी थी। हरिया, तुमने मेरे लिए बहुत साल काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम चौकीदारी का नौकरी के लायक नहीं रहे। अब तुम घर में ही आराम करो, मैं नया चौकीदार रख लूंगी। अरे पीलू मैडम, नया क्यों? मेरा लड़का बंटी है ना, उसको आप चौकीदार बना लो। पर आप तो कहते थे कि वो मोबाइल में ही खेल खेलता रहता है। हाँ, कुछ काम करेगा तो मोबाइल भी छूट जाएगी। फिर पीलू तैयार हो जाती है और हरिया घर आकर अपने बेटे से मिलवाता है। बंटी अभी भी फोन में ही खेल खेल रहा था। अरे नालायक, दिन भर फोन में ही घुसा रहता है। मेरी बात सुन, मैं अब नौकरी से निकाला गया हूँ और तुझे चौकीदार की नौकरी में लगाया हूँ, पीलू मैडम के केले के खेत में। अरे पिताजी, मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे गेम खेलना है। तुझे अब से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, खुद कमा और खुद रिचार्ज करना। एक तू है, इतना बड़ा हो गया है और मोबाइल गेम खेलता रहता है, और एक पीलू मैडम है जो इतनी कम उम्र में पूरा कारोबार संभाल के रखी हुई है। अरे पिताजी, ताने मारना बंद करो, मैं नौकरी कर लूँगा। फिर बंटी पीलू के खेत में जाता है। सुनो, तुम्हें पूरे खेत की निगरानी करनी है, एक भी केला चोरी ना होने पाए। और हाँ, तुम जब ड्यूटी पर रहोगे उतने समय तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बंटी हाँ में हाँ मिलाता है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाता है। अरे ये कैसी बोरिंग नौकरी है, केले ही तो है, कोई 1-2 ले गया तो क्या। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं केले में ही मोबाइल डाल देता हूँ, मैडम को पता नहीं चलेगा और मैं केले में गेम खेला करूँगा। ऐसे ही एक दिन पीलू उसे देखती है। अरे तुम हर समय ये केला क्यों देखते रहते हो? तुम्हें केले के खेत की निगरानी करनी है, केले की नहीं। अब वो मैडम, ये केला मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाता है। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बंटी गेम खेलता रहता है और उसके पीछे से चोर केले चुरा कर ले जाते थे। एक दिन अचानक से पीलू उसको केले से बात करते हुए देखती है। ये पागल हो गया है क्या? केले से बात कर रहा है। लगता है इसने केले में मोबाइल छुपा कर रखा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे दोस्त, मैं यहाँ मजे से केले में मोबाइल छुपाया हुआ हूँ और कुछ केले चोरी भी हो गए तो किसको पता चलता है। पीलू तुरंत जाकर बंटी को पकड़ लेती है और उसे केला फोन छीन लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम केले में फोन लगाकर बकवास कर रहे हो। अब तुम यहाँ खेती करोगे और जितने केले चोरी हुए हैं उतने पेड़ उगाकर मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। पीलू मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी पिताजी इतने ईमानदार थे और मैं नालायक निकला। अब से मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये सुनकर बंटी शर्मिंदा हो जाता है। वो पीलू से माफी मांगता है और ईमानदारी से खेती करता है और पीलू को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। फिर पीलू को उसकी फसल से फायदा होता है और बंटी को ईमानदारी का सबक मिलता है। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया।
पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारी जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो?
मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम
ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।